हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया स्वर, दूसरा ऑप्शन व्यंजन, तीसरा ऑप्शन वर्ण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया शब्द। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हमारी कहलाती हैं स्वर। स्वर हमारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं और वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, जिसमें से स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा व्यंजनों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। जैसा कि मैं हर बार आंसर नीचे मेंशन कर लाता हूँ, इस बार भी मैं मेंशन करके लाया हूँ। पहले प्रश्न के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से किसका स्थान जीवा का अग्र नहीं है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जीवा होगा। जीवा के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन ऐसा है जो अग्र नहीं होता, जो कि आगे के भाग से नहीं बोला जाता। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन ई, दूसरा ऑप्शन ए और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ए। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जीवा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर हमारे ई, ए, मध्य स्वर में हमारा बड़ा आ और पश्च स्वर में बचे हुए हमारे स्वर आते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ हमारा अग्र स्वर में नहीं आता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कलक्रांति थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है। पंक्ति है हमारी, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कलक्रांति थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया श्लेष अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। यहाँ पर तुलना की जा रही है और मैंने पिछली प्रैक्टिस क्लासेस में आपको बताया था कि जहाँ पर आपको तुलना दिखाई दे वहाँ पर आपको उपमा अलंकार लगाना है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सा, सम, सी, सरिस, ये शब्द आपको उपमा अलंकार में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ हमारा नीरज के बाद शी दिया गया है, जो कि ये बता रहा है कि ये उपमा अलंकार की ट्रिक है। तो मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था और अब बता भी दिया है कि यहाँ पर तुलना की जाती है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है पेपर में बहुत बार। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, दूसरा ऑप्शन वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, तीसरा ऑप्शन वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि और चौथा ऑप्शन वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। तो महाप्राण हमारे होते हैं वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और महाप्राण आपको ट्रिक से याद कर लेने हैं 24 ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, यानी कि महाप्राण जिसको बोलने में बहुत अधिक समय लगे। अल्पप्राण पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अभी अभी आपको बताया था कि सा, सम, सी, सरिस
ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार और चौथा ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। तो सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। मैंने आपको बता दिया सरिस इसकी ट्रिक है, और जो सरिस की ट्रिक अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताई है वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर टाइप करना है। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वैराग्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्षमा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है निर्वेद। तो शांत रस के स्थायी भाव की बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। शांत रस का हमारा स्थायी भाव होता है निर्वेद, और ये हमारा 9वां रस है, और रस के जनक हमारे कहे जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? 8, और ये हमारा 9वां रस है, यानी कि भरत मुनि ने शांत रस का कोई वर्णन नहीं किया है। और अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तुलसीदास और सूरदास के अनुसार कितने रस होते हैं, तो तुलसीदास और सूरदास मानते हैं 11, भरत मुनि मानते हैं 8, और शांत रस हमारा होता है 9वां रस। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। 9वां रस हमारा शांत रस, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। छठे प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमसे शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन उद्योगीकरण, दूसरा ऑप्शन औद्योगीकरण, तीसरा ऑप्शन औद्योगीकरण और चौथा ऑप्शन उद्योगीकरण। तो शुद्धवर्ती में औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो 7वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगीकरण, जिसमें आधा दा और या पे ओ की मात्रा, गा पर बड़े ए की मात्रा। ये आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है औद्योगीकरण। ये ठीक से लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिकरण हमारा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये दा और या मिलकर के ध्या का निर्माण कर देते हैं। तो आपको ऑप्शन में ये वाला भी देखने को मिल सकता है, दा और या के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। तो संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे युग्म दिए गए हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के। पहले जातिवाचक का युग्म होगा, फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक होगा शब्द। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है कुत्ता और पिल्ला, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया नगर और जयपुर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया पर्वत और हिमालय, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है स्त्री और सीता। तो 8वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता और पिल्ला। ये हमारा गलत दिया गया है। यहाँ पर कुत्ता जाति का बोध करा रहा है, लेकिन पिल्ला ये भी जाति का बोध करा रहा है कुत्ते के बच्चे का। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पिल्ला शब्द नहीं आता। बाकी हमारे ऑप्शन नंबर बी नगर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। स्त्रियां हमारी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। और अगर मैं प्रॉपर बात कर दूं सीता की, तो ये भाववाचक की जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सॉरी, भाववाचक वो फिलो में निकल गया था शब्द। ये सीता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो 8वें प्रश्न में हमारा गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न की। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही स्टार बना देना है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सम्राटी, दूसरा ऑप्शन सम्राज्ञी, तीसरा ऑप्शन सम्राटनी और चौथा ऑप्शन साम्राज्ञ। तो सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
सम्राज्ञी। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सम्राट का स्त्रीलिंग जब भी हम लिखते हैं तो सम्राज्ञी लिखते हैं। 9वें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है हमारा, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया से रिलेटेड हमारा प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया है अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक क्रिया हमारी वो होती है जिसमें कर्म दिया गया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया हमारी वो होती है जिसमें स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करके कार्य कराया जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हमारी वो होती है जिसमें पहले एक कार्य को हम पूर्ण करते हैं उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ करते हैं। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। यहाँ पर उड़ना हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है ना कि कर्म पर, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा चिड़िया आसमान में उड़ती है। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कहीं आप आसमान शब्द देखकर सकर्मक क्रिया लगाएंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।